नमस्कार, बिजनेस फोर्टनाइट में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जहां एक ओर कोरोना जैसी महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं दूसरी ओर एक नई बीमारी ने तेज़ी से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। यह बीमारी इतनी खतरनाक है, जिस अंग को छू जाए उसे काटना तक पड़ जाए। यदि आँखों में हो जाए तो आँखों को निकालना पड़ जाए। यदि इसके इलाज में देरी हो जाए तो मरीज की जान तक जा सकती है। कोरोना या कोरोना से ठीक हो रहे लोगों को तो इस बीमारी से और ज़्यादा खतरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहें तो म्यूकरमाइकोसिस के बारे में। इन दिनों इस जानलेवा बीमारी के शिकार तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज हम जानेंगे इस बीमारी के होने के कारणों, लक्षणों, डायग्नोसिस और इसके उपचार के बारे में। इस हेतु हमारे साथ मौजूद हैं माताश्री नेत्रालय के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाबीर बिंद्रा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस क्या है? जी, जब हम बात करते हैं म्यूकोरमाइकोसिस की, ये एक तरह का इन्फेक्शन है, फंगस का इन्फेक्शन है। और फंगस में म्यूकोरेल स्पीशीज का फंगस जब आगे बढ़ता है तो इस तरह का इन्फेक्शन हम देखते हैं। ये जो इन्फेक्शन है, बहुत सारे स्पीशीज, अगर हम बात करें म्यूकोरमाइकोसिस की, तो जिसके कारण ये चीज हो सकती है, जिसमें राइजोपस स्पीशीज और म्यूकोर स्पीशीज प्रमुख हैं। और इन्हीं इन्फेक्शन की जो कॉलोनीज होती हैं, जब ये इन्फेक्शन करते हैं हमारे नेजल म्यूकोजा में, तो इनकी जो कॉलोनीज होती हैं वो काले रंग की, ब्लैक कलर की होती है, जिसके कारण इसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। जी, जैसा कि आपने बताया कि यह बीमारी मिकोरेस व कुछ अन्य स्पेसीज की फंगस की वजह से होती है, तो क्या यह बीमारी नई है या पहले से मौजूद है, और ये कितनी खतरनाक है? इस बीमारी की अगर हम बात करें तो ये बीमारी पहले भी थी, लेकिन ये एक रेयर बीमारी है। अगर हम इसके इंसिडेंस की बात करें तो ये आमतौर पे 0.005%, 0.005 to 1.7 पर मिलियन पॉपुलेशन में इसका इंसिडेंस देखा गया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि ये जो बीमारी है बहुत फेटल है। ये बहुत, मतलब इसके कारण जो मृत्यु दर है वो काफी हाई है, बहुत ज्यादा है। और अराउंड 50% लोग अपनी जान इस बीमारी की वजह से खो सकते हैं। अर्थात यह बीमारी पहले से मौजूद है, लेकिन इसका प्रतिशत बहुत कम होने की वजह से आमजन में इसके बारे में जानकारी कम थी। कृपया यह बताएं कि यह बीमारी पहले किन लोगों में हुआ करती थी और इसकी शुरुआत कैसे होती है? जी, सबसे कॉमन अगर हम म्यूकोरमाइकोसिस की बात करें तो पहले पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस सबसे कॉमन पाया जाता था। और ये खास तौर पे उन लोगों पे पाया जाता था जिनमें कैंसर या जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की विधि होती थी। अब अगर हम बात करें म्यूकोरमाइकोसिस, जो आज हम कोविड-19 के इन्फेक्शन के बाद लोगों में देख रहे हैं और जिसकी महामारी के रूप में ये सामने आई है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो फंगस है प्रमुख तौर पे हमारे जो नाक के पैरानेजल साइनसेस होते हैं वहां पर जाकर ये इन्फेक्शन स्टार्ट होता है और वहां से धीरे धीरे आंखों की तरफ अग्रसर होता है और आंखों के माध्यम से ये ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर सकता है। और अगर ये चीज होती है तो उसमें मृत्यु होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। कोई व्यक्ति इस बीमारी का शिकार हो गया है, इस बात का पता कैसे लगाया जा सकता है? जी, जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो कोई भी मनुष्य जिसे कोविड-19 का इन्फेक्शन रिसेंटली हुआ हो और प्रमुख तौर पे अगर उन्हें डायबिटीज हो या इलाज के दौरान उन्हें स्टेरॉइड थेरेपी पे रखा हो, तो उसमें ये सिम्टम्स हम ज्यादा देखते हैं जो इस बीमारी से जुड़े रहते हैं। उन सिम्टम्स में सबसे प्रमुख सिम्टम जो रहता है वो रहता है हेडेक, जो कि फीवर के साथ एसोसिएटेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हेडेक के अलावा आंखों में दर्द होना या चेहरे में दर्द होना, आंखों में लालपन आ जाना या आंखों के चारों ओर या नाक के चारों ओर सूजन आ जाना,
कभी कभी इसमें पेशेंट को धुंधलापन या डबल विजन की शिकायत भी हो सकती है, और कभी कभी दांत में या पैलेट में दर्द या डिस्चार्ज, ब्लडी डिस्चार्ज की भी शिकायत हो सकती है। जी, यदि किसी व्यक्ति को म्यूकरमाइकोसिस हो गया है या नहीं हुआ है, इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जाता है? अर्थात इसके लिए किस तरह की जांचें की जाती हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि यह व्यक्ति म्यूकरमाइकोसिस से पीड़ित है? जी, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तो इसमें पेशेंट को सतर्क रहना चाहिए कि कभी भी इस तरह के सिम्टम्स अगर हमें देखें तो तुरंत हमारे जो नेत्र चिकित्सक हैं या जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं उनको एक बार जरूर दिखाएं। ईएनटी स्पेशलिस्ट पैलेट का और नाक का इंडोस्कोप द्वारा एक बार जांच करके ये देख लेते हैं कि कहीं पर ब्लैक स्टार तो डेवलप नहीं हो रहा, जो नॉर्मली इस फंगस के इन्फेक्शन में देखा जाता है। जब नेत्र विशेषज्ञ आंखों की जांच करते हैं तो उसमें कहीं हमारे पर्दे में हमारी नसें बंद तो नहीं हो गई, और आंखों में सूजन तो नहीं आ रही है, आंखों में जो मूवमेंट्स होती हैं वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती हैं, या पलक गिरना हमें इस बीमारी में मिल सकती है। इस बीमारी को डायग्नोज करने के लिए एक नेजल स्वैब की आवश्यकता होती है, और उस नेजल स्वैब को KOH माउंट के द्वारा यह देखा जाता है कि वो फंगस उस नेजल स्वैब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके अतिरिक्त CT या MRI विद कॉन्ट्रास्ट पैरानेजल साइनस या ऑर्बिट और ब्रेन का कर सकते हैं, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स हमें मिलती हैं जो इस फंगस के इन्फेक्शन को दर्शाती हैं। डॉक्टर साहब, इस बीमारी की रोकथाम के बारे में बताइए, और साथ ही इससे होने वाले जो नुकसान होते हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है? जी, इस बीमारी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज अर्ली आइडेंटिफिकेशन। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अगर हम इस बीमारी को पहचानने में अगर 5 से 6 दिन की भी देरी करते हैं तो इसमें जो मनुष्य की मॉर्टेलिटी है वो 35% से बढ़कर क्लोज टू 70% हो जाती है। मतलब 70% चांस हो जाता है कि मनुष्य अपनी जान गवा बैठेगा। इस बीमारी को पकड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर पेशेंट को कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है, उनमें इन्फेक्शन के दौरान फेरिटिन लेवल्स बढ़े हुए आए थे, या उनका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, या जो उन्हें स्टेरॉइड थेरेपी इलाज के दौरान दी गई थी उसकी वजह से उनका शुगर लेवल बढ़ गया था, या उन्हें आईसीयू में काफी दिनों के लिए भर्ती रखा गया था और उन्हें वेंटिलेशन या मास्क काफी दिनों के लिए लगाया गया था, या उन मरीजों में जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स या हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज हैं, उनमें इनका खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में जो हमने सिम्टम्स अभी डिस्कस किए हैं उनका विशेष तौर पे ध्यान रखना जरूरी है, और अगर हमें कोई भी सिम्टम लगता है कि इस तरह की चीजें हमें हो रही हैं तो तुरंत अपने नेत्र विशेषज्ञ या ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाकर आगे की जांच करानी चाहिए, और इस फंगस को रूल आउट करना जरूरी रहता है। डॉक्टर साहब, एक बात और दिमाग में आती है कि जो शहरी और अर्बन पॉपुलेशन है, तो इसमें कौन सी पॉपुलेशन इस बीमारी से ज़्यादा अफेक्टेड है और क्यों? जी, ये बेसिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम डिवाइड करें हमारे पेशेंट्स को कि जो अर्बन सिटीज में रहते हैं या जो रूरल सिटीज में रहते हैं, तो अर्बन जो सिटीज के पेशेंट्स हम देख रहे हैं वो हम थोड़ा सा अर्ली स्टेज में ज्यादा देख रहे हैं, जिनको अभी अभी थोड़ी सी नेजल स्टफिनेस या नाक से थोड़ा खून आना या आंखों में थोड़ी सूजन आना, उस स्थिति में हम उन मरीजों को देख रहे हैं, जिसका हम समय अनुसार इलाज कराकर उनको आगे बढ़ने से हम रोक सकते हैं। जो मनुष्य हमें रूरल एरिया से आ रहे हैं उनकी खास तौर पे जो बीमारी है वो थोड़ी बढ़ी हुई स्थिति में हम उन्हें देखते हैं। जैसा काफी जगहों पे जब तक मनुष्य की नजर कम नहीं हो जाती या जब तक वो समझ पाते हैं कि उन्हें इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, तब तक ऑलरेडी ये बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है। क्योंकि हमारे गाँव में, हमारे पिछड़े हुए
जगहों में वहां पे इतने उपकरण उपलब्ध नहीं है, उतने विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है जो इस बीमारी को उसकी अर्ली स्टेज में उसको पकड़ सकें। और जैसे हम देखते हैं कि सीटी स्कैन, एमआरआई विद कॉन्ट्रास्ट, इसकी काफी ज्यादा महत्वता है क्योंकि इस बीमारी को अर्ली स्टेज में पकड़ सकती है। तो जितना जल्दी हम ये जांच करा लेते हैं, जो जांचें सारी जांचें एक हम जानते हैं कि बड़ी जगहों पे ही उपलब्ध होती हैं, तो उसका महत्व बढ़ जाता है और ताकि हम इस बीमारी को जल्द से जल्द पकड़ सकें। जी, जैसा कि आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्ट्स की कमी के चलते इस बीमारी का खतरा ज़्यादा है। अब हम यह जानना चाहेंगे कि क्या इस बीमारी का इलाज संभव है? जब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इस बीमारी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी रहता है और एडमिट करके लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन इंट्रावीनसली दिया जाता है। इसके साथ में सबसे जरूरी रहता है कि इंडोस्कोपिक साइनस डिब्राइडमेंट, बेसिकली पूरे नाक में जो साइनसेस होते हैं, पैरानेजल साइनसेस होते हैं, उसकी सफाई की जाती है ताकि जो फंगस का इन्फेक्शन हमारे पैरानेजल साइनस में हुआ है उसको हम साफ कर सकें। नहीं तो अगर उसे साफ नहीं करेंगे तो वो वहां पे एक रिजर्वोयर की तरह काम करता है और वहां से इन्फेक्शन फैलता रहता है। क्या साइनस डिब्राइडमेंट एक तरह की सर्जरी है? यस, साइनस डिब्राइडमेंट एक ऑपरेशन होता है जिसके द्वारा साइनस को क्लीन किया जाता है। इसके अलावा एक एंटी फंगल टैबलेट आती है पोसाकोनाजोल, जिसको हम इस बीमारी में देते हैं। आंखों की तरफ से हम बात करें तो इसमें हमें एक इंजेक्शन लगाते हैं आंखों के पीछे, जिसे हम रेट्रोबल्बर या इंट्रा ऑर्बिटल इंजेक्शन ऑफ एम्फोटेरिसिन बी बोलते हैं। अगर हम देखते हैं कि कुछ केसेस में जिनमें आंखों का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा हो गया है, आंख काफी ज्यादा बाहर आ गई है या पीछे आंख के अंदर काफी ज्यादा पस भर गया है, तो उन केस में ऑर्बिटल एक्सेंट्रेशन मतलब पूरे आंखों की सफाई की जाती है ताकि इस इन्फेक्शन को हम ब्रेन तक जाने में रोक सकें। जब हम बात करते हैं ऑर्बिटल एक्सेंट्रेशन की या ट्रांस रेट्रोबल्बर इंजेक्शंस की, तो इंजेक्शंस हम तब लगाते हैं कि ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा आंखों में ना फैले। और अगर हम बात करते हैं ऑर्बिटल एक्सेंट्रेशन की, तो इस ऑर्बिटल एक्सेंट्रेशन में जिन आंखों में नजर पूरी तरह से चली जाती है और अभी तक हमारे ब्रेन में वो इन्फेक्शन नहीं पहुंचता है, तो उन केसेस में ऑर्बिटल एक्सेंट्रेशन किया जाता है, जिसमें आंख के साथ साथ आंख के पीछे की सारी चीजों को निकाला जाता है। हालांकि बहुत सारी स्टडीज ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि ऑर्बिटल एक्सेंट्रेशन के बाद भी हम बहुत ज्यादा मनुष्य को या उसके मृत्यु दर को रोकने में सफल नहीं हो पाते हैं। बट उन केसेस में जिसमें अभी तक दिमाग तक वो इन्फेक्शन नहीं फैला है और सिर्फ आंख तक और नाक तक सीमित है, उसमें ये प्रोसीजर किया जाता है ताकि हम उस इन्फेक्शन को बढ़ने से रोक सकें। डॉक्टर साहब, इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक होने में कितना समय लग सकता है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। इसमें एक्चुअली क्या रहता है, ये जो फंगस रहता है ये बहुत जल्दी हमारे शरीर को नहीं छोड़ता है और इसमें कभी कभी 1 महीना से 1.5 महीना का समय भी लग सकता है और उसमें इतने लंबे इलाज की जरूरत रहती है ताकि इस बीमारी को हम ठीक कर सकें। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब के द्वारा दी गई जानकारी आपको इस बीमारी को बेहतर तरीके से जानने और समझने का अवसर प्रदान करेगी। साथ ही आप इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं और अगर ये बीमारी आपको हो गई है तो इसके नुकसान को आप कैसे कम कर सकते हैं, इस बारे में भी आपको जानने को मिला होगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।